हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 10 परीक्षा के एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं और ये वीडियो पाठ 2 वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 से हिंदी मल्हार से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो को सारांश से अभिनय तक डिस्कस किया था और पार्ट 2 वीडियो को विपरीतार्थक शब्द से शुरू करेंगे। किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर के वीडियो को देखने से पहले आप उस पाठ को अवश्य पढ़ें, तभी आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। चलिए पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द वो शब्द होता है जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को बताता हो। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यहाँ पर कम और अधिक पर ध्यान दीजिएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थी शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में शब्द दिए हुए हैं। स्तंभ 1 में दिए हुए शब्दों को उनके सही विपरीत शब्द से स्तंभ बी में मिलाना है। जैसे पहले पर लिखा हुआ है आना, इसका विपरीत होना चाहिए जाना, और ये लिखा हुआ है 7 नंबर पर, इसलिए इसे जाना से मिलाएंगे। दूसरे पर है गुण, इसका विपरीत होगा अवगुण। ये लिखा हुआ है 4 नंबर पर, इसलिए इसे मिलाएंगे 4 नंबर से, अवगुण से। तीसरा शब्द है आदर, इसका विपरीत होता है अनादर। ये लिखा हुआ है 9 नंबर पर, इसे 9 नंबर से मिलाएंगे अनादर से। अगला है स्वस्थ, इसका विपरीत होता है अस्वस्थ। इसे मिलाएंगे 5 नंबर से। अगला शब्द है कम, इसका विपरीत होता है अधिक। इसे मिलाएंगे 6 नंबर से। यहाँ पर अधिक लिखा हुआ है। 6 पर है दयालु, इसका विपरीत होता है निर्दयी। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से। 7 पर है योग्य, इसका विपरीत होता है अयोग्य। इसे मिलाएंगे 8 नंबर से। 8 पर है हार, इसका विपरीत होता है जीत। इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। और अंतिम है आशा, इसका विपरीत शब्द होता है निराशा। इसे मिलाएंगे 2 नंबर से। इसी तरह से आपको विपरीत शब्द को आपस में मिलाना है। अगली हेडिंग है कहावत। कहावत कोई वाक्य होता है या वाक्य का कोई वाक्यांश होता है जिसे बहुत सुंदर ढंग से लिखा जाता है, जिसमें बहुत गहरी बात कही जाती है, जिसे कहने पर वो बातें लोगों को अच्छी भी लगती हैं और उसका असर भी होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा मेहनत का फल मीठा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सब कहावतें हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का प्रयोग करते होंगे। आपके घर में या आपके आस पड़ोस में लोग कहावत अवश्य कहते होंगे। जैसे अगर आपका परीक्षा फल अच्छा आता है तो लोग कहेंगे कि मेहनत का फल मीठा होता है, तुमने मेहनत की इसीलिए इतना अच्छा परीक्षा फल आया है। या फिर आप पढ़ाई ना करें, मन लगा के पढ़ाई ना कर रहे हो तो आपके घर के लोग ये भी कहते हैं कि बीता हुआ कल वापस नहीं आता है, मेहनत कर लो नहीं तो परीक्षा फल अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहावत का प्रयोग करते हैं अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पहली कहावत लिखी हुई है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल का मतलब है आधी भरी हुई, गगरी मतलब छोटा सा घड़ा, छलकत मतलब छलकना, पानी का छलकना। इसका अर्थ है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। प्रश्न में लिखा हुआ है आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप कहानी से इस कहावत को इस तरह से जोड़ सकते हैं कि कुछ उम्मीदवार ज्ञान ना होते हुए बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरी कहावत लिखी हुई है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। इसे कहानी से इस तरह से जोड़ सकते हैं जब पंडित जानकीनाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन होता, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तीसरी कहावत है, एक अनार 100 बीमार, कोई ऐसी एक चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हो। इसी कहानी से इस तरह से जोड़ सकते हैं, देवगढ़ में दीवान का केवल एक ही पद था, लेकिन उम्मीदवार बहुत सारे। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। यहाँ पर इसे होगा। अगली कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका अर्थ है, जो अधिक बढ़ चढ़ कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। इस कहावत को कहानी से इस तरह से जोड़ेंगे, सभी उम्मीदवार नम्रता की मूर्ति बने हुए थे, परंतु जब किसान पर दया की बात आई तब सब पीछे हट गए। इसीलिए कहते हैं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। और अंतिम कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसकी अर्थ है, जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। इस कहावत को कहानी से इस तरह से जोड़ेंगे कि युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। एक अनार 100 बीमार को इस तरह से कहानी से जोड़ा गया है। आप चाहें तो इसे लिख लें। विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। प्रश्न अभ्यास में आगे दिया हुआ है, पाठ से आगे। यहाँ पर पहली हेडिंग है, अनुमान या कल्पना से। का पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। इसके लिए प्रश्न पूछा गया है कि देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये विज्ञापन दीवान सुजान सिंह ने निकलवाया होगा, क्योंकि महाराज ने सुजान सिंह को ये सौंपा था कि योग्य दीवान खोजकर आपको ही लाना है। उत्तर इस तरह से हो जाएगा कि देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और इसी के लिए उन्होंने यह उपाय सोचा होगा। खा पर वाक्य लिखा हुआ है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। और इसके लिए प्रश्न पूछा गया है, विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? इस विज्ञापन में किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी और साथ ही विज्ञापन दीवान के लिए होता है, जो कि एक बड़ा पद होता है। उत्तर है, विज्ञापन में रियासत के नए दीवान के चयन के बारे में लिखा था कि दीवान का चयन किसी शिक्षा की डिग्री के आधार पर नहीं, अपितु आचार व्यवहार के आधार पर होगा। लोगों को ऐसे ऊंचे पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं दिखा, इसलिए सब में खुशी से तहलका मच गया। अगली हेडिंग है, विज्ञापन। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। का पर लिखा हुआ है, कहानी में से इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए, इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं और यहाँ पर विज्ञापन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें आपको स्वयं करना है। यहाँ पर रचना कौशल से संबंधित कार्य हैं, इसलिए आप इसे अपनी अध्यापिका या अध्यापक की सहायता से करें। आगे की कहानी, परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। आप अपनी कल्पना से इस तरह से कहानी बना सकते हैं या आप स्वयं लिखें। कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि पंडित जानकीनाथ को सुजान सिंह ने दीवान घोषित कर उसकी अच्छाई सबको बताई। इसके बाद सभी पंडित जानकीनाथ की जय जयकार करने लगे होंगे। राजा भी उन्हें दीवान के पद पर नियुक्त कर बहुत खुश हुए होंगे। सुजान सिंह का भव्य विदाई समारोह हुआ होगा और सभी प्रजा ने अपने प्रिय दीवान सुजान सिंह को नम आंखों से विदाई दी होगी। नए दीवान को सभी ने स्वीकार किया होगा। जानकीनाथ भी पहले दीवान की ही भांति प्रजा का ध्यान रखते हुए कार्य करने लगे होंगे। अगला है आपकी बात। यहाँ पर का प्रश्न है, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति का चयन कैसे करते या योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? आप एक दीवान में क्या योग्यता देखते हैं उसके आधार पर इसे लिखें। या फिर यदि मैं दीवान के स्थान पर होता तो उम्मीदवारों को कोई समस्या बताकर उसका हल ढूंढने के लिए कहता, साथ ही उसके समक्ष न्याय के कुछ मुकदमे बनाकर पेश करता और परखता कि वह या उम्मीदवार किस तरह से न्याय करता है या करते हैं। साथ ही ज्ञान के कुछ प्रश्न भी पूछ सकता था। आपकी बात में खा प्रश्न है, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर आप अपनी सोच समझ से लिखें या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कक्षा में उस बच्चे का चुनाव करूंगा जो पढ़ने के साथ साथ व्यवहार में भी अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई में और काम पूरा करने में दूसरों की सहायता करता हो। इसके लिए हम उसे कुछ दिन मॉनिटर का कार्य देकर परख भी सकते हैं।
अगली हेडिंग है नया पुराना और इसके बाद वाद विवाद। यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं उसके अनुसार इसके उत्तर खोजने की कोशिश आप स्वयं करें। अगली हेडिंग है अच्छाई और दिखावा। यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। का पर प्रश्न पूछा गया है हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और संकेत यहाँ पर दिया हुआ है मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि। इसके अतिरिक्त लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े पहनते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठे बोलने का प्रयास करते हैं, कसरत करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, सभी मेहनत करके खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। खा पर प्रश्न पूछा गया है क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है, कैसे? स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं अच्छे होने में बहुत अंतर है, क्योंकि जो लोग स्वयं को अच्छा दिखाते हैं वो अपना किसी न किसी मतलब को साझने की कोशिश करते हैं या फिर अपने धन और बल पर स्वयं को अच्छा दिखाते हैं, जबकि जो स्वयं अच्छा है वो किसी तरह का दिखावा नहीं करता और समय आने पर दूसरों की मदद करता है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं अच्छा होने में बहुत अंतर है। कुछ लोग अपने धन, बल और चालाकी से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और समाज में अपना महत्व स्थापित करते हैं, जबकि जो स्वयं अच्छे होते हैं वे सबके सामने सामान्य व्यवहार करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं तथा हमेशा सबके साथ प्रेम से रहते हैं। अगला है परिधान तरह तरह के, कोट उतार डाला। कोट यहाँ पर एक परिधान है, कोट एक परिधान का नाम है। परिधान मतलब पहनने वाले कपड़े। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को उनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, लिखिए। प्रश्न में इस तरह की एक सारणी दी हुई है। यहाँ पर परिधान का चित्र है, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर इस परिधान को आपकी भाषा में या आपके घर में क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है और साथ ही चित्र को सही नाम से मिलाना भी है। चलिए इनके नामों को देखते हैं और इन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। पहले पर लिखा हुआ है दुपट्टा और दुपट्टा यहाँ पर बना हुआ है। इसे इस तरह से दुपट्टे से मिलाएंगे और इसे आपके घर पर या जनरली इसे चुन्नी बोलते हैं तो यहाँ पर आप चुन्नी लिखेंगे। दूसरा नाम लिखा हुआ है गमछा और यहाँ पर गमछा बना हुआ है, इसलिए इसको इससे मिलाएंगे और साथ ही इसे बोलते हैं तौलिया। आपके घर में इसे जो भी बोलते हैं उसे लिखिएगा, इस तरह से मिलाएंगे। तीसरे पर लिखा हुआ है लहंगा और लहंगा ये बना हुआ है, इसलिए इन दोनों को मिलाइए और इसे सामान्यता कहते हैं घाघरा। आपके घर में जो भी कहते हैं उसका नाम लिखिए और इस तरह से मिलाइए। अगला परिधान है फिरन। इसे पहनते हैं जनरली कश्मीर के स्त्री और पुरुष। ये काफ़ी बड़े बड़े कुर्ते से होते हैं, इन्हें बोलते हैं लबादा। अगला परिधान है धोती। ये बनी है धोती, इस तरह से इसे मिलाएंगे और इसे सामान्यतः बहुत से लोग तहमत या फिर लुंगी भी कहते हैं। यहाँ पर आप लुंगी भी लिख सकते हैं। परिधानों के नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है, इसलिए आप जहाँ पर भी रहते हैं उसके अनुसार इनका नाम लिखेगा। अगला है अचकन। अचकन बोलते हैं शेरवानी को, इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर ये बनी हुई है शेरवानी। सामान्यतः शादी ब्याह में इसे लोग पहनते हैं या अक्सर दूल्हा इसे पहनता है। और अंत में है पगड़ी। पगड़ी ये बनी हुई है, इस तरह से इसे मिलाएंगे और इसे साफा भी बोलते हैं। अगली हेडिंग है आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किससे, कब, कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं, जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। आपके पास कोई उदाहरण है तो उसे लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं कि एक बार मैं पिकनिक पर गया। वहाँ रस्सी के सहारे सब नीचे उतर रहे थे और पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सब जानते थे कि मैं ऊंचाई से डरता हूँ, परंतु सभी को विश्वास दिलाने के लिए मैं भी उस रस्सी के सहारे पहाड़ी पर चढ़ा। ये मेरे लिए चुनौती थी, परंतु मैंने हिम्मत से इसे पूरा किया। जब मैं पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया तो सब ने मेरी तारीफ़ की। मैं हिम्मत की परीक्षा में पास हो गया था। इसी तरह से आप भी कोई उदाहरण लिखिए जो कि परीक्षा से संबंधित हो। परीक्षा से मतलब है इस तरह की परीक्षा जिसमें आप किसी को कुछ करके दिखाएं। और पाठ के अंत में है आज की पहेली।
आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न। इन चित्रों में कुछ अंतर है। देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं। इन दोनों चित्रों में कई अंतर है। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करेंगे इस लाइट से। पहला अंतर है, यहाँ पर लाल लाइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाल लाइट नहीं है। दूसरा अंतर यहाँ पर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। अगला अंतर है, यहाँ पर ये शायद बकरी है। यहाँ पर इसका मुंह इस साइड है जबकि इसका मुंह इस साइड है। अगला अंतर है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई पेड़ नहीं है जबकि यहाँ पर एक पेड़ है। चलिए नीचे साइड देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बूढ़ी अम्मा बनी हुई है। यहाँ पर इनके गले में कुछ पहना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं पहना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर छोटी बच्ची के बालों में लाल कलर का रिबन लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। चलिए इन्हें गिनते हैं कितने अंतर हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शायद दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ है। इस तरह से आप और देखिएगा कि कौन से अंतर और दिखाई दे रहे हैं। ये था पाठ का अंतिम प्रश्न। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।